नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2016 के लिए सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज की श्रृंखला। इसमें प्रश्नों का विश्लेषण हो रहा है। इस विश्लेषण में आप देख चुके हैं प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक 2 भाग में। अब आप देखेंगे प्रश्न संख्या 71 से 105 तक अगले भाग में। ठीक है, इसी को देखना है। आपका 71वां प्रश्न है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 विकल्प दिए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन, विकल्प बी 44वां संविधान संशोधन, विकल्प सी 72वां संविधान संशोधन, विकल्प डी 74वां संविधान संशोधन। आपका उत्तर है विकल्प ए 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी बोला जाता है। लघु संविधान, ध्यान रखेंगे। ऐसा इसके पीछे कारण रहा, इस संशोधन के अंतर्गत 2 नए अध्यायों का गठन हुआ। 2 नए अध्यायों में भाग 4 का मूल कर्तव्य और भाग 14 का जो आपका ट्रिब्यूनल है, अधिकरण है। इसके अतिरिक्त 52 अनुच्छेदों में भी संशोधन किया गया। ध्यान रखेंगे, इसके अतिरिक्त 52 अनुच्छेदों में संशोधन किया गया, जिसके चलते इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। और इसी में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द भी जोड़े गए। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है इतिहास में। विकल्प ए है 8 लाख व्यक्तियों पर, 10 लाख व्यक्तियों पर, 12 लाख व्यक्तियों पर तथा 15 लाख व्यक्तियों पर। ये 4 विकल्प दिए गए हैं और आपका उत्तर है विकल्प बी 10 लाख व्यक्तियों पर। कितने पर? 10 लाख व्यक्तियों पर। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ से और प्रश्न भी बनते हैं। प्रश्न बनता है कि ये जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत आया 24 मार्च 1946 को। ध्यान रखेंगे, कब आया? 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया। यह भी आपसे पूछा जाता है और यहाँ से कूट के भी प्रश्न बनते हैं। इसके अतिरिक्त कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो वहाँ उस समय क्लेमेंट एटली की सरकार थी। प्रश्न बन सकता है, कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उस समय वहाँ किसकी सरकार थी? एटली की सरकार थी, जिनको क्लेमेंट एटली कहा जाता है। और इसके अतिरिक्त कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। इन तीनों सदस्यों के कभी कभी नाम भी पूछ लिया जाता है। पहले थे भारत सचिव, एक थे भारत सचिव। भारत सचिव, उनका नाम था पैंथिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैंथिक लॉरेंस। इसके अतिरिक्त 2 अन्य लोग थे। यहाँ से 2 तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो तीनों शामिल हैं कैबिनेट मिशन में वो
और जो घोषणा उससे ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, कैबिनेट मिशन जिस समय भारत आया उसमें भारत सचिव कौन था, तो पैंथिक लॉरेंस थे। और इसके अतिरिक्त दो अन्य महत्वपूर्ण लोग आए थे जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, वो थे स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स थे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला एक और थे नौसेना प्रमुख एवी अलेक्जेंडर। ये भी ठीक है, अलेक्जेंडर, ये तीन लोग शामिल थे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 73 है। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है किन स्थिति में? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर, वाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। तो आप ध्यान दें कि इनमें आपका उत्तर होगा डी, चारों उपयुक्त तीनों के आधार पर। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इतिहास का प्रश्न है, कई बार पूछा गया, फिर पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालिक स्थल से मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? ये चार विकल्प हैं, उन विकल्पों में देखें। पहला विकल्प ए है बुर्जहोम, विकल्प बी गुफकराल, विकल्प सी रोपड़ और विकल्प डी कोल्डिहवा। ये आपके जो चारों विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प अति महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यहाँ जो आपका उत्तर होगा नवपाषाण काल में मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य, यह विकल्प ये सही है, बुर्जाहोम। बुर्जाहोम जम्मू कश्मीर में है, यहाँ के साथ मानव के साथ कुत्ते दफनाए के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यह नवपाषाण काल का स्थल है। उसके बाद गुफकराल भी नवपाषाण काल का स्थल है जो जम्मू कश्मीर में ही है। रोपड़ भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, लेकिन ये रोपड़ यहाँ सैंधव सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है, जहाँ मानव के साथ, ध्यान रखेंगे, मानव प्लस कुत्ते, ठीक है। ये रोपड़ सैंधव सभ्यता का स्थल है और यहाँ मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हैं। और कोल्डिहवा भी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है, पहले इसको देख लें, मानव के साथ कुत्ते। यही मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि मानव के साथ बकरी दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, कोल्डिहवा भी नवपाषाण काल का ही स्थल है और ये मध्यपाषाण काल का, मध्यपुरा पाषाण काल का स्थल है। यहाँ से सबसे पहले बार चावल के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ध्यान दें नए शोध में चावल का नया साक्ष्य लहुरा देवा से प्राप्त हुआ है। लहुरा देवा ये कहाँ है? संत कबीर नगर जिले में है। ठीक है, जैसे विकल्प है आप लोग वैसे लगाने का प्रयास करिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से जल निकासी का अभाव है? सैंधव सभ्यता के कुछ स्थल दिए गए हैं और आपसे पूछा गया जल निकासी के अभाव किस स्थल से देखने को मिला है। तो चार विकल्प दिए गए हैं, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, बनमाली और हड़प्पा। तो बनमाली ऐसा स्थल है कि यहाँ से जल निकास प्रणाली का अभाव पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ जो ये धौलावीरा है, यहाँ से जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जलाशय के। जलाशय के साथ साथ यहाँ से स्टेडियम के साथ भी साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा ही एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 टीलों पर बसा है। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आप अंदर हमारे चैनल पर वीडियो पढ़ें, उसको भी आप देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो से संबंधित बहुत सारी बातें वहाँ आपको पढ़ाया जा चुका है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये यहाँ आपका उत्तर क्या है? आपका उत्तर सी सही है। आपका अगला प्रश्न है,
नालंदा विश्वविद्यालय में से नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया? 4 विकल्प दिए गए हैं, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त। आपका उत्तर है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है, 415 से लेके 455 ईस्वी के बीच। कब? 415 से 455 ईस्वी के बीच में। और ये क्या नाम है, ह्वेनसांग ने कहा है कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय के निर्माता को शक्रादित्य कहा जाता था, शक्रादित्य। और कहा जाता है जो शक्रादित्य है, इनकी उपाधि महेंद्रादित्य थी, महेंद्र की थी। महेंद्र जो है शक्र की पर्यायवाची है और यह उपाधि कुमारगुप्त ने धारण की। कभी कभी पूछ लिया जाता है कुमार गुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य और शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी और इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर, ध्यान रखें, एलोरा का कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्माण करवाया था? ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर जो है 8वीं शताब्दी में यह निर्माण किया गया था, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। इस मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट वंश के थे। ठीक है, ध्यान देने की जरूरत है, राष्ट्रकूट वंश के शासक एक थे कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम थे, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और यह द्रविड़ शैली का मंदिर है। लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर 2 कैलाश मंदिर है। एक कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव वंशी शासक ने करवाया था, वो कांची का कैलाश मंदिर बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, कांची का कैलाश मंदिर। ठीक है, इसका निर्माण करवाया था राज सिंह ने और शुरुआत करवाया था राज सिंह ने, और महेंद्र वर्मन जो इनके पुत्र थे पल्लव वंश के, तो उन्होंने पूरा करवाया था। इस प्रकार से 2 कैलाश मंदिर हैं। अगर कांची का कैलाश मंदिर पूछा जाए तो कृष्ण प्रथम ने, और एलोरा का कैलाश मंदिर पूछा जाए तो कृष्ण प्रथम ने, और कांची का कैलाश मंदिर पूछा जाए तो आप पल्लव शासक राज सिंह के को बताएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुमेल करें। एक सूची दी गई है, ध्यान दें, इसमें अशोकाराम बौद्ध विहार आगे पटना लिखा है, घोषताराम बौद्ध विहार कौशाम्बी लिखा है, बेलवन बौद्ध विहार राजगृह है, बालुकाराम बौद्ध विहार का ये वैशाली में। 4 विकल्प दिए गए हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है। इन चारों विकल्पों में अगर उत्तर देखें तो अशोकाराम बौद्ध विहार पटना में है, घोषिताराम बौद्ध विहार कौशाम्बी में है, बेलवन बौद्ध विहार राजगृह में है और बालुकाराम बौद्ध विहार वैशाली में है। ठीक है, आइए देखें। ठीक है, आपका विकल्प होगा इसमें सही 1, 2, 3, 4। ठीक है, प्रश्न संख्या 78 का विकल्प है 1, 2, 3, 4 विकल्प, ये आपका सही है। ठीक, आपसे पूछा जाता, स्वतंत्र रूप से भी यहाँ से पूछा जाता है कि अशोकाराम बौद्ध विहार कहाँ, घोषताराम बौद्ध विहार कहाँ, बेलवन बौद्ध विहार कहाँ, बालुकाराम। तो इस प्रकार से आप इनको करने का प्रयास करेंगे। आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? एक विकल्प, 4 विकल्प दिए गए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और इनमें से कोई नहीं। तो जो इब्न बतूता था ये
आइए इसी प्रश्न को फिर से लेते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता भारत आया था। ये लगभग 1333, ध्यान रखेंगे, 1333 से लेकर 1347 के बीच में, ठीक है, 47 के बीच में भारत आए थे। और ध्यान देने की ज़रूरत है, इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक कभी कभी इब्न बतूता की ली जाती है। इनके पुस्तक का नाम है रेहला, इसे तारीख रेहला भी कहा जाता है। और इब्न बतूता दिल्ली के काजी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा नियुक्त किए गए थे। और कालांतर में इब्न बतूता को चीन में राजदूत बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने भेजा भी था। ये भी प्रश्न आपसे बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण बात यह है कि इब्न बतूता कई बार प्रश्न पूछे गए हैं ऑप्शनल में, जीएस में नहीं पूछे गए। इन दिनों मैं देख रहा हूँ ऑप्शनल के क्वेश्चन आपके जीएस में उठा के लिए जा रहे हैं। तो पूछा जाता है कि डाक व्यवस्था का विवरण किसने दिया था? तो कौन सा यात्री दिया था? तो डाक व्यवस्था का विवरण इब्न बतूता ने ही दिया था। तो आपका उत्तर है कि इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? अनुपात, विनिमय का अनुपात क्या था? तो आपका उत्तर है 64:1। यहाँ थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। तांबे के दाम और चांदी के रुपए का विनिमय दर, अगर पहले तांबा लिखा है तो वहाँ 64 होगा, चांदी लिखा है तो वहाँ 1 होगा। और अगर यहाँ चांदी, इसको विकल्प को उल्टा कर देते हैं, चांदी और तांबा, तो 1:64 हो जाएगा। और ध्यान देने की ज़रूरत है कि शेर शाह सूरी के संबंध में सिक्कों के बारे में देखा जाए तो इनके सोने के सिक्कों को अशरफ तथा चांदी के सिक्कों को रुपया एवं तांबे के सिक्कों को ग्रेन कहा जाता है। कभी कभी वजन भी पूछ लिया जाता है कि इनके चांदी के जो रुपए थे इनके वजन कितने थे? तो इनके वजन 180 ग्रेन थे तथा तांबे के दाम के वजन 380 ग्रेन। इसके अतिरिक्त इन्होंने अरबी और नागरी में सुल्तान शब्द सिक्कों पर अंकित करवाया। साथ में प्रारंभिक 4 खलीफों का नाम भी इन्होंने अंकित करवाया। और आम प्रचलन में सिक्के जो थे वो दाम थे, दाम आम प्रचलन में प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार से आपका उत्तर विकल्प डी सही है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। कौन मुगल बादशाह ने भांग पर प्रतिबंध लगाया था? भांग एक मादक द्रव्य है, मादक पदार्थ है, द्रव्यशाली द्रव्य नहीं, मादक पदार्थ है जो नशे के रूप में लिया जाता है। तो इस पर प्रतिबंध औरंगजेब ने लगाया था, ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ औरंगजेब ने अन्य महत्वपूर्ण प्रतिबंध लगाए। उन प्रतिबंधों में था, इन्होंने जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दिया था। इसके साथ साथ झरोखा या दर्शन को बंद कर दिया था। सिक्कों पर कलमा खुदवाना भी बंद कर दिया था। संगीत को इन्होंने बंद कर दिया था। ध्यान देने की ज़रूरत है, संगीत की समस्त विधाओं को औरंगजेब ने बंद नहीं करवाया था। संगीत की जो एक नौबत विधा होती है, और यह नौबत उस समय मुगल दरबार में शाही बैंड हुआ करता था, वह नहीं बंद किया गया था। साथ ही साथ ध्यान देने की बात है कि औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाता था। इसके साथ साथ इसने होली और मुहर्रम को भी प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, अब यहीं पर एक प्रश्न फिर आपसे बन जाता है। फिलहाल इस प्रश्न का उत्तर आपका औरंगजेब होगा। ध्यान देने की ज़रूरत है, यहीं पर एक प्रश्न फिर आपसे पूछ लिए जाते हैं कि किसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था? ध्यान देने की ज़रूरत है, तंबाकू आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा मुगल बादशाह था जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था, तो ये जहांगीर थे जिन्होंने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था। तो इसी के समकक्ष भांग के समकक्ष तंबाकू भी है, तो ध्यान देंगे, आपसे पूछा जाता है। इन्हीं के समय में पुर्तगालियों ने तंबाकू भारत लाया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हिंदुओं के होली जैसे त्योहारों में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? ये आपका 82 नंबर का क्वेश्चन है।
4 विकल्प दिए हैं, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो यहाँ आपका उत्तर है कि जो हिंदुओं के त्योहारों में, होली जैसे त्योहारों में भाग लेने वाला सबसे पहला तुर्क शासक था, वह थे मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान देंगे, आपका उत्तर भी सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत नालंदा बौद्ध विहार, ध्यान देंगे, नालंदा बौद्ध विहार को परिलक्षित करता है? कुछ इमारतें दी गई हैं जो नालंदा बौद्ध विहार के तर्ज पर बनाया गया है। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं। इन विकल्पों में देखें, पंचमहल, मरियम सुल्ताना की कोठी, बीरबल की कोठी, शीश महल। जो ये पंचमहल है 5 मंजिले का बना है, नीचे से ऊपर की मंजिलें छोटे होते जाते हैं, ये पिरामिड का आकार का है और नालंदा बौद्ध विहार जैसे इसमें अनुकृत दिखाई पड़ता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? 4 विकल्प दिए गए हैं, 1539, 1639, 1540 और 1640। इन चारों विकल्पों में जो 1539 से 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था, यह शेर खां और हुमायूं के बीच, ध्यान रखिएगा, शेर खां और हुमायूं के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। चौसा के युद्ध के बाद चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और चौसा के युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की और अपने आप को सुल्तान घोषित किया। सबसे एक अहम बात यहीं से और आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, जब चौसा का युद्ध हो रहा था, इसमें हुमायूं पराजित हुआ था, तो ये गंगा नदी में डूबने से बचाया गया था। तो किसके द्वारा बचाया गया? तो एक वहाँ का भिस्ती था, ध्यान देंगे, भिस्ती, जिसका नाम है निजाम। ध्यान देंगे, निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाया था और हुमायूं आगरा पहुँचने के बाद इस निजाम नामक भिस्ती को आधे दिन का सुल्तान सारी बादशाह घोषित किया था। ठीक है, और यहाँ 1540 दिया गया। 1540 भी एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जो हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, जिसको कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के रूप में जानते हैं। ध्यान रखेंगे, कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के रूप में जानते हैं। बीईओ की परीक्षा में यह आपसे पूछा भी गया है। और ध्यान दें यहाँ, और इसी युद्ध के बाद जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था, कन्नौज का युद्ध हुआ था, हुमायूं का निर्वासन हो गया, हुमायूं का निर्वासन हो गया और शेर शाह बादशाह बना। या आप ऐसे भी कह सकते हैं द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना भी हुई। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस मुगल बादशाह के समय में मराठे सबसे पहले उमरा वर्ग में शामिल हुए? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर और शाहजहां, ये 4 विकल्प दिए गए हैं। तो मराठे सबसे पहले उमरा वर्ग में जहांगीर के शासनकाल में शामिल किए गए, इसलिए विकल्प आपका ये सही है। लेकिन ध्यान देने की ज़रूरत है, कभी कभी एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा दिल्ली का बादशाह था जिसके समय में सर्वाधिक हिंदू शासक थे या सर्वाधिक हिंदू सरदार थे? तो औरंगजेब के समय में, ध्यान देंगे, औरंगजेब के समय में सर्वाधिक हिंदू सरदार थे। दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न आए तो उसको देखने का प्रयास करिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक कोड दिया गया है, प्रश्न संख्या 86। एक तरफ विद्रोह दिया गया, दूसरी तरफ उनके नेतृत्वकर्ता वाले हैं। संथाल विद्रोह, कूका आंदोलन, उड़गुलान विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह और इधर करमशाह राम सिंह, सिद्धू कानू और बिरसा मुंडा दिया गया है। जैसे आप जानते हैं, संथाल विद्रोह
संथाल विद्रोह सिद्धू कान्हू, कूका विद्रोह राम सिंह, उड़गलान विद्रोह बिरसा मुंडा, जिसको आप मुंडा विद्रोह के रूप में जानते हैं, उड़गुलान का अर्थ होता है महाविद्रोह, ठीक है, और पागलपंथी विद्रोह करमशाह। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो संथाल विद्रोह ए में 3, तो यहाँ बी विकल्प आपका सही है। ठीक, अगला प्रश्न देखें, बहुत महत्वपूर्ण, मोस्ट कंफ्यूजन भरा। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें है भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद विलियम जोन्स ने किया। और तीसरा विकल्प है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया। और चौथा विकल्प है भारत में वारेन हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा बनारस में स्थापित किया। तो यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। देखने में चारों विकल्प आपको अक्षरशः सही लग रहे हैं। तो यहाँ अब एक एक विकल्पों पर हम चर्चा करें तो जो भागवत गीता का अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था, यह एकदम सही है। अब कह रहा है कि सत्य नहीं है, जहाँ नहीं जैसे की बात आए उस नहीं को आप सबसे पहले राउंड कर लेंगे, ठीक है। फिर विकल्प बी में अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद विलियम जोन्स ने किया, यह भी सही है। विकल्प सी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेस्ली के समय में हुआ था, यह भी सही है। तो गलत क्या है, ध्यान दें, गलत है कि वारेन हेस्टिंग्स ने बनारस में कलकत्ता मदरसा नहीं बनारस में मदरसा नहीं अपितु कलकत्ता में मदरसा का निर्माण करवाया था। यहाँ क्या दिया गया, बनारस दिया गया। इसलिए आपको करना क्या होगा, अब प्रश्न ऐसे ही कुछ पूछे जा रहे हैं, निरंतर हर टेस्ट में प्रश्न का स्वरूप बदलता जाएगा, यह ध्यान रखेंगे। प्रारंभ में सरल प्रश्न दिए गए हैं और इसमें जो यहाँ बनारस दिया गया है, यहाँ कलकत्ता होना चाहिए। इसलिए विकल्प आपका क्या सही होगा, इसमें विकल्प डी आपका असत्य है, ठीक है। आइए देखें, विकल्प डी उत्तर आपका क्या होगा, विकल्प डी होगा। आइए अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से किसके सहयोग से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 4 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प है पंडिता रमाबाई, विकल्प बी महादेव गोविंद प्रसाद रानाडे, विकल्प सी डी के करबे, विकल्प डी ईश्वरचंद विद्यासागर। हम एक एक विकल्पों पर चर्चा करते हैं। वैसे जो आपका उत्तर है इसमें महिला विश्वविद्यालय की स्थापना जुलाई 1905 में डी के करवे ने करवाया था, ठीक है। आपका उत्तर होगा सबसे पहला महिला विश्वविद्यालय का निर्माण डी के करवे ने करवाया, ठीक है। लेकिन अब एक एक पर अन्य विकल्पों पर हम चर्चा करें। जो पंडिता रमाबाई हैं, इन्होंने शारदा सदन का निर्माण करवाया था। किसका, शारदा सदन का। शारदा सदन, ठीक है, 1889 में बंबई में। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ठीक, बंबई में। फिर अगला है ईश्वरचंद विद्यासागर पर हम विचार कर लें। ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह से संबंधित इन्होंने काम किया। इनके समय में इनके सहयोग से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया, ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे जो थे
यह भी आ, ठीक है, रानाडे भी प्रार्थना समाज से जुड़े हुए हैं। हम अगला प्रश्न देखें। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से क्या है। यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं, संवाद कौमुदी, बंगाल गजट, पायनियर और बॉम्बे हेराल्ड। इन चारों विकल्पों से आपके यहाँ प्रश्न प्रायः पूछा जाता है। तो यहाँ हमारा उत्तर है 1780 में बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। 1780 में J.A. हेक्की, जेम्स ऑगस्टस हेक्की, ठीक है, इन्होंने अंग्रेजी भाषा में इस समाचार पत्र का प्रकाशन करवाया था। ठीक है, अब यहीं पर एक प्रश्न आपसे और बन सकता है, भारत में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था। उदंत मार्तंड, ध्यान रखेंगे, 1826 में उदंत मार्तंड, ठीक है, उदंत मार्तंड जो है हिंदी समाचार पत्र कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, जुगल किशोर ने प्रकाशन किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यह प्रश्न बीईओ की परीक्षा में पूछा गया था, दूसरे स्वरूप में पूछा गया है, ध्यान दें। निम्नलिखित युग्मों में से अबुल फजल अल हिलाल, टी प्रकाशम स्वराज, एनिवेशन न्यू इंडिया और बाल गंगाधर तिलक नवजीवन। यह आपका उत्तर नवजीवन गलत होगा, क्योंकि नवजीवन महात्मा गांधी ने, ठीक है, तो आपका विकल्प क्या है यहाँ, डी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन। ठीक है, ब्रह्म समाज का संस्थापक राजा राम मोहन राय थे 1828 में। अगला प्रश्न है, केशव, इसी में देखें, केशव चंद्र सेन ने आदि समाज, दयानंद सरस्वती आर्य, केशव चंद्र सेन आदि ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती आर्य समाज और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, सत्य शोधक समाज की 1773 में स्थापना किसने की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो किसने की, तो ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1773 में की। लेकिन ध्यान देने की जरूरत और यहाँ है, तो ये पुस्तक गुलामगिरी है, गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी 1772 में इनके द्वारा लिखी गई, ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई। और यहीं एक और पर्सनालिटी आपको दिखाई पड़ रही है, ईवी रामास्वामी पेरियार। ईवी रामास्वामी पेरियार आत्म सम्मान आंदोलन चलाए थे, ये भी महत्वपूर्ण है। कौन सा आंदोलन, आत्म सम्मान आंदोलन चलाए थे और 1921 में। इसके बाद ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन्होंने तेलुगु भाषा में तमिल भाषा में सच्ची रामायण का भी निर्माण करवाया था, लिखा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पूना में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कई बार प्रश्न पूछा गया, फिर पूछा जाएगा, ठीक है। और यहीं पर थोड़ी सी चर्चा कर लें, जस्टिस रानाडे प्रार्थना समाज से जुड़े थे, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे और विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कन्फ्यूजन भरा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव
यहाँ ये वो ह्यूम थे, ध्यान रखेंगे, ये वो ह्यूम। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ, उस समय यहीं से फिर प्रश्न बन जाएगा, अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। या प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस से निश्चित ही एक प्रश्न विविध तरीके से बनता है, इस पर हम विस्तृत चर्चा बाद में कर लेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक माना जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। इसमें बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने भारतीय अशांति का जनक कहा। किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक कहा है। और अगला प्रश्न देखें। बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी और कहा, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी गहरी दिलचस्पी है। यह कथन किसका है तिलक के बारे में? यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, मैक्स विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, चार्ल्स विल्किंस और मैकाले। तो यहाँ पर मैक्स मूलर ने यह कथन कहा था। उत्तर आपका बी सही है। आइए अगला प्रश्न पूछते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभिनव भारत नामक गुप्त संस्था का निर्माण या गठन निम्नलिखित में से किसने किया था? बी.डी. सावरकर, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, भगत सिंह। तो ये अभिनव भारत संस्था का निर्माण बी.डी. सावरकर ने 1904 में, ध्यान रखेंगे, 1904 में पूना में किया था। आपका उत्तर है विकल्प ए। अगला प्रश्न देखें। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने लिखा था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? वैसे इनकलाब जिंदाबाद नारे का प्रयोग कई लोगों ने किया है, लेकिन यहाँ जो आपका प्रश्न पूछा गया सबसे पहले किसने किया था, तो यहाँ भगत सिंह ने सबसे पहले इस नारे का प्रयोग किया था। लेकिन ध्यान देने की बात है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यह नारा किसने लिखा था। तो एक उर्दू के शायर थे हसरत मोहानी। ठीक है, हसरत मोहानी साहब ने 1921 में, ठीक है, 1921 में इनकलाब जिंदाबाद लिखा था, अर्थात क्रांति अमर रहे, इसका निहितार्थ होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? यहाँ 4 विकल्प दिए गए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। और दूसरी तरफ गोरखपुर जेल में फांसी, फैजाबाद जेल में फांसी, शाहजहांपुर जेल में फांसी, इलाहाबाद जेल में फांसी। ये चारों काकोरी कांड के जो थे सम्मिलित थे। काकोरी कांड 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन काकोरी में 1925, ठीक है, की घटना है, 8 अगस्त को। तो काकोरी कांड से ये के अभियुक्त थे। अब इसमें है फांसी किसको, कौन सुमेलित नहीं? तो जो राजेंद्र लाहिड़ी हैं, राजेंद्र लाहिड़ी को शाहजहांपुर जेल में फांसी ना देकर गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। ठीक है, आपका उत्तर क्या होगा? सी। आइए अगला प्रश्न देखें। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गदर पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? 4 विकल्प दिए गए हैं, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, बी.डी. सावरकर और लाला लाजपत राय। इसमें आपका उत्तर है कि स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। 1 नवंबर 1913 में, 1 नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई और इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल,
और इसके अध्यक्ष थे सोना सिंह भकना। सोहन सिंह भकना क्या थे? अध्यक्ष थे। अगर अध्यक्ष पूछे तो भकना को लगाएंगे और संस्थापक पूछेंगे तो लाला हरदयाल को लगाएंगे। तो यहाँ स्थापना की बात है, तो यहाँ उत्तर आपका लाला हरदयाल है। और इसी संस्था ने एक युगांतर प्रेस भी निकाला था और गदर नामक पत्रिका भी निकाली थी। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न है, ऐसे इसका उत्तर देख लें। उत्तर आपका यहाँ 101 प्रश्न का भी सही होगा। हमारे रीजनिंग के एक्सपर्ट आपको अलग से इसको पढ़ाएंगे, रीजनिंग के सवाल जो मैथ रीजनिंग के हैं। और 102 का उत्तर आपका इसका भी विकल्प भी सही है। और 103 सवाल का उत्तर विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न आपका है 104 का उत्तर विकल्प ए और 105 नंबर सवाल का उत्तर भी विकल्प ए है। इस प्रकार से आज प्रश्न संख्या 71 से लेकर 105 तक हमने सॉल्व किया। अभी आप 35 प्रश्न इसमें और देखेंगे, इसके तत्काल बाद आपको मिलेगा। तो एक पहली सीरीज का आपका सलूशन पूरा हो जाएगा। हो सकता है कहीं बात करते हुए कुछ त्रुटियां हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। आपके सफलता में ही मेरी सफलता है। नमस्कार, धन्यवाद।